आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जहां से आपको रोज डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के साथ ही आप इंडिया की टॉप 100 एजुकेटर से आप जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ऑप्शनल में मानव विज्ञान हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी से यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिनमें से यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जीएस सब्सक्रिप्शन कोर्स है। इसमें दो प्रकार के कोर्स है, एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। दोनों ही कोर्सों में आप मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% छूट मिलती है। इसी प्रकार जो है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, वो भी 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के अवेलेबल है। और इसमें भी आप UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का लाभ मिलता है। अनअकैडमी जो है अभी यूपीएससी प्रीलिम परीक्षा के लिए कुछ कोर्स ऑफर किए हैं, जिसके जो स्टार्ट हुआ है 15 दिसंबर से। और इसी प्रकार जो है 2022 और 2023 के लिए उन्होंने जीएस का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप अपने एडमिशन को लेकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम भारत का संविधान पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को हिंदी माध्यम में, और भारत के संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम भारत के संविधान का जो है भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो आपको जैसे मालूम है कि और संघ और राज्य क्षेत्र जो आपका भाग 1 का जो पार्ट है, और आपको मालूम है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है यह यूनियन एंड टेरिटरी है। और इसमें हम जो है तो पढ़ते हैं, जैसे आर्टिकल 1 में भी कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। और और इसका नाम जो है भारत और इंडिया होगा। यहाँ पे दो नाम का संदर्भ किया गया है, भारत का नाम क्या होगा, इंडिया, और क्या भारत होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है, तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि आपको मालूम ही है कि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था, और 370 के हटते ही जम्मू कश्मीर वो विशेष प्रोविजन था वो समाप्त हो जाता है। और जो है जम्मू कश्मीर राज्य जो है वह दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है। तो वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर चीजें ये। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या करता है, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ के अलावा क्या है, भारत में के अंदर यूनियन टेरिटरीज भी हैं। भारत के अंदर ऐसे भी क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार क्या करता है, अधिग्रहित करता है या भारत के हिस्सा में डालता है, वह भी क्या होगा, भारत का राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्लियर चीजें ये। वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत के संदर्भ में, भारत क्या देखिएगा, भारत क्या है देखिएगा यहाँ पर, भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का। आराम से पढ़िएगा, इसमें कोई यानी बिल्कुल ध्यान से, कि ये जो न्यू कमर है, भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य और वर्तमान में भारत में कितने हैं, वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य हैं एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इससे पहले कितने राज्य थे, उससे पहले जो है 29 राज्य होते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। लेकिन क्या हुआ, अगस्त में 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया, 370 आर्टिकल को समाप्त करने की घोषणा कर दी। और इसके साथ ही स्पेशल प्रोविजन जो आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर के साथ था वो समाप्त हो जाता है। आज जो है जम्मू कश्मीर जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। इसलिए जो आज 28 राज्य और कितने 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर चीजें ये। ठीक, क्लियर चीजें ये। ठीक, और भारत के मतलब कि भारत के जो भाग, भारत के संविधान का जो भाग XXI है, उसमें कहा गया कुछ विशेष राज्यों के संदर्भ में बात की गई है, कुछ विशेष राज्यों के संदर्भ में बात की गई। विशेष राज्य का दर्जा जो है वह, हम बोलते हैं ना विशेष राज्य का दर्जा,
का दर्जा। तो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए क्या होता है, एक मतलब दिया जाता है वो गाडगिल फार्मूले के आधार पर, किस आधार पर दिया जाता है, गाडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है, के आधार पर दिया जाता है। ठीक है। तो वर्तमान में जो है 11 जो राज्य हैं को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा क्या है, प्राप्त है। क्लियर चीज है ये। तो गाडगिल फार्मूले के आधार पर जो है स्पेशल राज्य का दर्जा दिया। ठीक है। और स्पेशल राज्य का जब दर्जा दिया जाता है तो 90% वहाँ का जो वित्त होता है उसका 90% भाग जो है किससे आता है, केंद्रीय अनुदान से आता है। किससे आ रहा है, वह केंद्रीय अनुदान से आ रहा है। और 10% जो है वह क्या होता है, ऋण के रूप में प्राप्त हो रहा है, उसका बजट का जो है ऋण के रूप में प्राप्त होता है। डेढ़ चीजें 10% जो है क्या है, ऋण के रूप में प्राप्त होता है। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, लगभग 11 राज्य हैं जिसमें क्या है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर मिलता है, गाडगिल फार्मूले के आधार पर मिलता है। तो ये जो विशेष राज्य का दर्जा जिसको प्राप्त होता है वह क्या होते हैं, ये विशेष रूप से पहाड़ी प्रदेश होते हैं जहाँ पे पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेश होते हैं जहाँ पर कृषि और जो है उद्योग संसाधनों की संभावना बहुत कम होती है। यहाँ पर 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में वित्त पोषण की जिम्मेदारी जो है भारत सरकार के ऊपर आता है। क्लियर चीज है ये। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जो है संविधान का भाग 1 है। इस संघ का नाम क्या होगा, भारत होगा। ठीक है, भारत या इंडिया होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अब देखते हैं इसमें। तो इसमें आप देखिए कि इसमें देखिएगा कि तो वर्तमान में जो 28 राज्य हैं तो उसको हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 1912 में 1912 में क्या हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर 3 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन, थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। बिहार है, और कौन कौन सा है, उड़ीसा है, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और असम वाला पॉइंट। दूसरा है पॉइंट है इसमें कि स्वतंत्रता के बाद, मतलब स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश बना। कब बना यह, 1953। याद रखिएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम इसमें। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग, भाषा के आधार पर, शॉर्ट में बता रहा हूं, पर राज्यों का गठन के लिए 3 समितियों का गठन हुआ। कितनी समितियों का गठन हुआ, 3 समितियों का गठन होता है। 3 समितियों का गठन, कौन कौन सी समिति थी। ठीक है। पहला था जो था एस के धर समिति। क्या नाम था, एस के धर कमेटी। ठीक है, एस के धर कमेटी था। भाषा के आधार पर उन्होंने राज्यों का गठन का विरोध किया था। ठीक है, भाषा के आधार पर उन्होंने राज्यों के गठन का विरोध किया था। दूसरा, जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी, ये कब बना था, 1948। कब बना था यह, 1948 में। ठीक है, इसमें कौन कौन थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया थे यहाँ पर। ठीक है। इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों का समर्थन इस कमेटी को भी नहीं मिला। तीसरा जो कमेटी बन रहा है, कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है कब, 1953 में। क्या बनता है यह, राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। राज्य गठन आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हो रही है, 19। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। कौन थे इसके अध्यक्ष, फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है।
फैजल अली अध्यक्ष थे, उसके अन्य सदस्यों में थे हृदयनाथ कुंजरू और एन के पन्नीकर। अन्य सदस्यों में कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और एन के पन्नीकर अन्य इसकी समितियों में थे। क्लियर चीज है ये, ठीक है? तो ध्यान में देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है, किया गया था। ठीक है, तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था, तो पहला जैसे आपने सामने दिख रहा है, धर आयोग, जेबीपी समिति और फैजल अली आयोग, ये जो है 1953 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट अपनी दी थी 1955 में। रिपोर्ट कब दिया था इन्होंने? 1955 में। अन्य सदस्यों में कौन थे? के एम पन्नीकर और एन कुंजरू। से याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्वेश्चन आता है कि भाषा मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में इसका गठन हुआ। 1955 में क्या दिया इसने? अपना रिपोर्ट दिया। ठीक है, तो रिपोर्ट में रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने 16 राज्य, उस समय की बात करते हैं, 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की। कितनी सिफारिश की इसने? 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की। इसने सिफारिश की थी। क्लियर चीज है ये, ठीक है? तो 1956 में इसी के आधार पर क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का 1956 में क्या किया गया? इसी के आधार पर जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में जो है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इसने क्या क्या सिफारिशें की थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने? देखिएगा, इस समिति ने क्या क्या सिफारिश की थी, देखिएगा इसमें। देश की स्वतंत्रता और एकता की सुरक्षा के अनुरक्षण और संरक्षण की जरूरी है। भारतीय में भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता को स्थापित करने की आवश्यकता है। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क देना हो के आधार पर प्रत्येक राज्य और पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन, इस आधार पर जो है राज्य का पुनर्गठन किए जाने की हमने बात की थी। और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर हमारे भारत सरकार के द्वारा जो है पार्लियामेंट द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, पारित किया गया। क्या किया गया? 1956 पारित किया गया। क्लियर चीज है ये, ठीक है? उस समय इस और 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, और जो है इस पर कितने थी? इस अधिनियम के आधार पर, इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य एवं, याद रखिएगा इसको, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या बनाए गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना गए राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, तो राज्य कौन कौन से थे? तो राज्य को नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से राज्य थे, जैसे केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऐसे राज्य थे। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, और फ्रांस के अधीन जो क्षेत्र थे पुडुचेरी, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम। ठीक है, फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो ऐसे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 14 राज्य के तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की इन्होंने सिफारिश की। इस आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सिफारिश तो इसने 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का किया था, लेकिन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य बन रहे हैं देख लीजिएगा इसके संदर्भ में। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो राज्य बने हैं, उनके नाम देखिएगा। उनके नाम देखिएगा, 1 मई 1960 को मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात। ये क्या था? महाराष्ट्र और गुजरात क्या था? मुंबई प्रांत था। अब मुंबई प्रांत का विभाजन कर दिया गया। महाराष्ट्र और गुजरात को भाषा के आधार पर नया राज्य बना दिया गया। उसके राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जब पारित हुआ था, हमारे देश में कितने थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन 14 राज्यों में कौन कौन से थे राज्य थे? बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मुंबई, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य बना था, इसी के आधार पर बना था हमारा मध्य प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जा रही थी, उसको मध्य प्रदेश बोला गया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
दोनों ही इसके अंतर्गत आते थे उस समय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पहले क्या था यह, मध्य प्रदेश जो था वह किसके अंतर्गत आता था, और छत्तीसगढ़ मिलाकर नागपुर का कुछ क्षेत्र मिलाकर सीपी और बरार कहा जाता था, सीपी एंड इसको बरार कहा जाता था। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो 14 राज्य पहले बना दिए गए थे। उसके बाद से इस अधिनियम के तहत जो है अब राज्य, नए नए राज्य जो है भाषा के आधार पर बन रहे हैं। इसमें से 1960 में क्या बना, मुंबई प्रांत का विभाजन कर दिया गया, और भाषा के आधार पर जो है मुंबई, महाराष्ट्र जो मराठी भाषा बोलने वाला जो क्षेत्र था उसको महाराष्ट्र को बोल दिया, जहाँ पे गुजराती बोला जाना था वहां पे गुजरात कर दिया गया। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है दो नए राज्य बने। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात बन गए। इस प्रकार देखिएगा, 1954 में स्वतंत्र होने के पूर्व पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक वहां के लोगों ने स्वयं चुनाव प्रसार 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संघ क्षेत्र में परिणत दादर तथा नगर हवेली भारत के क्षेत्र में शामिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 1961 में पुर्तगाली कार्रवाई के माध्यम से 3 क्षेत्र अधिकृत किए गए। देखो, गोवा, दमन और दीव आ गया। ठीक है, पुडुचेरी फ्रांसीसी शासन का अधीन था, उसको भारत के 1954 में भारत संघ क्षेत्र और 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भारत संघ एक संघ केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। यहाँ देखिएगा, नागालैंड तो 1963 में असम से नागालैंड को पृथक कर दिया गया। 66 में अब दिखेगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़। 1966 में क्या हो रहा है देखिए, पंजाब से हरियाणा, मतलब पंजाब से हरियाणा और पंजाब राज्य बनाया गया। पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया, पंजाब से पहले हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया, फिर पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो 17वें राज्य हरियाणा और को बनाए पंजाब राज्य में भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा बना, और हरियाणा के बाद जो है हिमाचल प्रदेश की एक नया राज्य आ गया। तो मतलब पंजाब का, यहाँ पंजाब से कितने राज्य बन रहे हैं, 3 राज्य बन रहे हैं। मान लीजिए पंजाब है, तो पंजाब से अलग होकर पंजाब को अलग करके 3 राज्य बन रहे हैं, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब से अलग होकर राज्य बन रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार 1972 में क्या किया गया, पूर्वोत्तर राज्यों को राजनीतिक में परिवर्तन किया गया। 1972 मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो है वो नए राज्य बने। 1972 में हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग होकर नया राज्य बन रहा। 1972 में जो है त्रिपुरा, मेघालय भी पूर्ण राज्य, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय भी पूर्ण राज्य बन गए। ठीक है, इसी प्रकार 1974-75 में देखिएगा, 1974 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, और उसको अनुच्छेद 2 के तहत इसको भारतीय राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, 1973 में मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक राज्य कर दिया गया। 1973 में मैसूर राज्य का नाम क्या कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश मिजोरम राज्य बना। 1987 में 1987 में कौन राज्य बन रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और और मिजोरम, दो राज्य बन रहे हैं। मिजोरम दो राज्य बन रहे हैं। तो राज्यों का बनने का सीक्वेंस एग्जाम में आपका पूछा जाता है। 1987 में जो है गोवा जो है वो राज्य का दर्जा मिल गया, राज्य का दर्जा मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है 2000 से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक हुआ। उत्तराखंड जो है वह उत्तर प्रदेश से पृथक होता है। बिहार जो है बिहार से झारखंड पृथक होकर 2000 में ही अस्तित्व आते हैं, नवंबर के महीने में। ठीक है, 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। इसी प्रकार हम बात करते हैं 2019 में, हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, 2019 की हम बात करते हैं। तो 2019 में जो है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया जाता है, और जम्मू कश्मीर जो है दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्टेड होते हैं। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा क्या है, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख बन गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में जो है एट प्रेजेंट जो है कितने हैं, इस एट प्रेजेंट जो है 27 राज्य और एट प्रेजेंट जो है 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
तो क्या है, आपने देखा पहला आर्टिकल देखा, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। और वर्तमान में भारत भारत का नाम जो है इंडिया या भारत होगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और क्या है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाता है वह गाडगिल फार्मूले के अनुसार दिया जाता है। जो राज्य विशेष राज्य का दर्जा होता है वहाँ पे 90% ग्रांट जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा उसके वित्त पोषण के लिए दिया जाता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। जब नए राज्यों का गठन किया गया तब देश आजाद हो रहा, जब हुआ तो हम वहाँ पे हमारे पास जो राज्य थे क्या थे, ए बी और सी डी कैटेगरी में थे। ठीक है, बाद में राज्यों का पुनर्गठन हुई। राज्य के पुनर्गठन की संभावना के लिए समितियों का गठन हुआ। आशा के आधार पर क्या किया, राज्य पुनर्गठन कर की सिफारिश की। बाद में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है फैजल अली थे। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर इसके सदस्य थे। इन्होंने में 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया। ठीक है, इनकी रिपोर्टों के आधार पर क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और उस समय जो है 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कुछ राज्यों का अस्तित्व आने लगा, जैसे मुंबई प्रांत को से महाराष्ट्र और गुजरात बना। ठीक है, फिर गोवा, दमन और दीव भी पुर्तगाल के अधीन थे पहले, फिर वो अलग होकर 1961 भारतीय संघ में शामिल हो गए। ठीक है, उसके बाद नागालैंड पृथक हो जाता है। उसी प्रकार पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हो जाते हैं। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अलग हो जाता है। झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। 2014 में तेलंगाना का गठन हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त हो जाता है और वह दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल जाता है। तो इस आर्टिकल 1 के तहत हमने इतनी सब सारी चीजों को पढ़ने की पढ़ा यहाँ पर। मेरे को लगता है कि आप लोगों का यहाँ तक जो चीजें हैं समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो अपना अगर ये देख रहे हैं तो अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको टेक्स्ट कर सकते हैं, सबका समाधान किया जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज़ है ये। आर्टिकल 2 हम देखते हैं। अब अनुच्छेद 2 की हम बात करते हैं यहाँ पर। हमने आर्टिकल 1 की को डिक्टेट किया। अब देखिएगा आर्टिकल 2 हम बात करते हैं। आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है देखिएगा, कि नए क्षेत्रों का भारत संघ में प्रवेश मतलब क्या कि पार्लियामेंट को, मतलब भारत के संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भारत की, मतलब यहाँ पे दो चीजें आर्टिकल 2 के तहत दो बातें हुई हैं। आर्टिकल 2 में दो की संसद कानून बनाकर क्या कर सकता है कि अ, भारत की मतलब मतलब नए राज्यों का क्या कर सकता है, प्रवेश करा सकता है। यानी भारत के बाहर, अगर भारत के बाहर की कोई भूमि को अधिग्रहित करता है तो कानून बनाकर क्या कर सकता है, वह उसको भारतीय सीमा में क्या कर सकता है, समाहित कर सकता है। समाहित कर सकता है, भारतीय सीमा में उसको समाहित कर सकता है। ये बात जो है आर्टिकल 2 से बात कर रही है। मतलब इसके आधार पर क्या करता है, भारत के अगर मान लीजिए वर्तमान में कोई क्षेत्र जो है भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह अगर भारत उस क्षेत्र पर ऑक्युपाइड करता है और 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 क्या करता है, संसदीय विधि के माध्यम से, संसदीय विधानों के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से उस क्षेत्र को भारत की सीमा क्षेत्र घोषित करवा कर देता है, तो वह क्षेत्र जो है भारत का क्या होगा, अब एक अभिन्न हिस्सा होगा। और वहाँ के नागरिक जो है वो क्या कहे जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। क्लियर चीज है ये। तो कोई भी यहाँ पर वही है कि जो भी क्षेत्र भारत क्या कर, नए क्षेत्रों को भारतीय संघ में क्या कर सकता है, प्रवेश करा सकता है। ठीक है, क्लियर चीजें हैं ये। तो ये चीजें इसके आधार पर जो है हमारे गोवा है, सिक्किम है, चाहे वो पुडुचेरी से अलग होकर, मतलब फ्रांस के जो उपनिवेश थे वो भारत की सीमा में पुडुचेरी आया। फिर गोवा भारत का हिस्सा बना, सिक्किम भारत का हिस्सा बना। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है क्या किया गया, बाद में जो पाकिस्तान के कुछ गांवों को भारतीय सीमा में डाला गया और भारत के कुछ गांवों को पाकिस्तान में दिया गया, जो सरदार भगत भगत सिंह का जो पैतृक गांव था। ये सब चीजें संसद कर सकती है। तो संसद क्या कर सकती है, भारतीय राज्य क्षेत्र का जो वर्तमान में पार्ट नहीं है, अगर भारत किसी क्षेत्र को, भारत की सीमा से बाहर वाले क्षेत्र को ऑक्युपाइड करता है, अपना अधिकार क्षेत्र घोषित करता है, तो अगर पार्लियामेंट संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू वह भारत का क्षेत्र घोषित करवा देता है, तो वह क्षेत्र जो है भारत का एक क्या हो जाएगा, अभिन्न हिस्सा
हो जाएगा। तो सिक्किम जो है इसी के तहत जो है भारत का राज्य बना। गोवा जो है भारत के अंदर समाहित इसी की तरह हुआ। ठीक है, दमन दीव तथा नगर हवेली जो है इसी आर्टिकल 2 के तहत ही क्या हो गया, भारतीय क्षेत्र के राज्य बने। क्लियर चीज है ये। ठीक। ये आर्टिकल 2 की बात होती है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, राज्य मतलब आर्टिकल 3 बात है कि भारतीय संसद को क्या अधिकार था। भारतीय संसद को यह अधिकार है कि क्या कर सकता है कि वो भारत के अंदर स्थित किसी भी राज्य के को क्या कर सकता है, वह राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। एक राज्य को से दो एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सकता है। दो राज्यों को क्या कर सकता है, वह एक राज्य में कन्वर्ट कर सकता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। उनके नामों को परिवर्तित कर सकता है, उसकी सीमा। ठीक है, तो ये सब का आर्टिकल 3 के तहत क्या है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है। क्या कर सकता है संसद आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत संसद को क्या अधिकार है, अनुच्छेद 3 के तहत जो है पार्लियामेंट या संसद जो है क्या कर सकती है, भारत के सीमा में स्थित किसी भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। एक राज्य को दो राज्यों में बांट सकती है, दो स्टेट में बांट सकती है। ठीक है। और दो राज्यों को एक राज्य कर सकती है। ये पूरा संसद को यह अधिकार है, ये संसद को क्या है, यह अधिकार है। क्लियर चीजें हैं। इसी के तहत जो है अलग अलग राज्यों का हमने समय समय का गठन हुआ। जैसे मुंबई महाराष्ट्र का गठन हो रहा है, गुजरात का गठन हो रहा है, छत्तीसगढ़ बन रहा है नया राज्य, झारखंड नया राज्य बन रहा है, उत्तराखंड नया राज्य बना, तेलंगाना नया राज्य बना। ठीक है। इसी के तहत जो है जम्मू कश्मीर का भी ब्रेकअप हो गया और जम्मू कश्मीर दो क्या बन गया, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो राज्य तो संविधान ने क्या दिया है, पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह क्या करते हैं, जो भारत के अंदर की सीमा के अंदर जो राज्य है उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकता है। दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य कर सकते हैं, एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सकता है। क्लियर चीजें हैं। तो इसी के तहत जो है नए नए राज्यों का जो है हमारे यहाँ गठन किया गया है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तो कौन कौन से राज्य जिनके नाम में परिवर्तन हो, जैसे है मद्रास, जैसे सॉरी बहुत सारे राज्यों में परिवर्तन हुआ है। जैसे राज्यों के नाम, जैसे उड़ीसा को ओडिशा कहा गया है। ठीक है। ये राज्यों में परिवर्तन हुआ है, नामों में परिवर्तन हुआ है। शहरों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। शहरों के परिवर्तन करने का अधिकार जिस राज्य का शहर है, उस राज्य की विधानसभा को होता है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो राज्य से उड़ीसा को उड़ीसा कहा गया, तो वो राज्य है। तो राज्यों में के नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है। और किसी जिले का, जैसे चेन्नई का नाम किया, मद्रास का नाम तो हट के चेन्नई किया गया, तो तमिलनाडु विधानसभा ने किया। ठीक है। पुडुचेरी का नाम जो है, पांडिचेरी को पुडुचेरी किया गया, वहां के माध्यम से किया गया है। ठीक है। और कोलकाता का नाम कोलकाता किया गया, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा किया गया है। मुंबई का नाम बम्बई कहा किया गया है, तो महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं राज्यों की नामों में, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सकता है, और दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य कर सकता है। ये करने का अधिकार किसको है, केवल केंद्र को है, जो और पार्लियामेंट को है। तो यहाँ समझिएगा आर्टिकल 1, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का एक बनाने का एक सीक्वेंस है। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उस समय कितने थे, 14 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है। बाद में नए नए राज्यों का निर्माण होते गया, और वर्तमान में जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बनाने का एक सीक्वेंस है। कभी कभी एग्जाम में जो है नए राज्यों का जो सीक्वेंस हुआ के तहत किस मतलब जो राज्य, जो नए राज्यों का जो फॉर्मेशन किया गया है, उसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक। और अब देखते हैं आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 क्या है, तो आर्टिकल 4 बोलता है कि मतलब जो पार्लियामेंट अगर नए राज्यों का प्रवेश का गठन का मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद के 3 के तहत
जो नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होता है, नामों में परिवर्तन होता है, वह संविधान के मतलब आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है? यह एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है जो बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। मतलब ये कार्यपालिका का निर्णय है, ये कार्यपालिका करवा सकती है ये। ठीक है? तब ये आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। मतलब ये संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं है। मतलब कोई भी मतलब तो पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है, मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस से होकर यह नहीं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस तो है बट क्या है, यह संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाता है। यह संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा ये। ठीक है? एक सामान्य विधायी प्रक्रिया है ये, जो दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का विषय है कि कार्यपालिका क्या लाया, प्रस्ताव लाता है, सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया या कोई विधायक के द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया, उस पर क्या होता है, सामान्य तरीका से क्या होता है, वोटिंग पर है। अगर सिंपल मेजोरिटी से उस हाउस में पारित हो जाता है, दूसरे हाउस में चला आता है, दूसरे हाउस में भी वह सिंपल मेजोरिटी से पारित हो जाता है, तो कानून पास माना जाता है और नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो जाता है, उनके नामों में परिवर्तन हो जा रहा है, उनके क्लियर चीजें। एक सामान्य विधायी प्रक्रिया है ये। ठीक है? इसको संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा इसको। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है? फैसल अली की। ठीक है? अब देखते हैं ये आर्टिकल आपका 5 के से मतलब आर्टिकल 1 से 4 तक हमने क्या देखा? यूनियन एंड टेरिटरी को हमने देखा। अब नया जो हम देखते हैं सिटीजनशिप कहते हैं। ठीक है? भारत की नागरिकता को हम देख रहे हैं। तो भारत की नागरिकता के संदर्भ में देखते हैं भारत के संविधान का कौन सा है, और संविधान का भाग 2 है। कौन सा भाग है? संविधान का भाग 2 है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है क्या है, वह नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है? तो भारत का नागरिक कौन माना जाएगा? कौन व्यक्ति भारत का नागरिक मानेगा? तो भारत का नागरिक कौन माना जाएगा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में जो नागरिकता संबंधित कानून है उसका नाम है भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वे सभी व्यक्ति इस कानून के तहत भारत के नागरिक माने जाएंगे। कानून के तहत जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे जो क्राइटेरिया कर रहा है। ठीक है? तो भारत में जो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, ठीक क्लियर चीजें। तो वे व्यक्ति जिनमें देश के समस्त, मतलब हम सिंपल में कर सकते हैं, वह नागरिक, वह व्यक्ति जिसको देश के समस्त राजनीतिक, वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, वह क्या कहा जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। तो भारत का नागरिक मानने के लिए क्या है? वह व्यक्ति, वे व्यक्ति अ, व्यक्ति जिसे जिनको जिनको सॉरी वे व्यक्ति जिनको जिनको देश के समस्त समस्त राजनैतिक, संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्राप्त हैं, विधिक अधिकार प्राप्त हैं, वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। क्लियर चीज है ये। तो वे सभी व्यक्ति जिनको देश के में क्या है, राजनीतिक, संवैधानिक और विधिक समस्त अधिकार प्राप्त हैं, वे व्यक्ति वह क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। क्लियर चीज है ये। तो भारत के नागरिक के जो है उनको बहुत सारे संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त, सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकार इनको प्राप्त हैं। ठीक है? सभी प्रकार के वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है? सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार इनको प्राप्त है। कोई पार्टी का हिस्सा बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वोट देने का अधिकार रहते हैं। सारे अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। क्लियर चीजें। तो नागरिकता का प्रावधान जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के मध्य किया गया है। क्लियर चीजें ये। ठीक है?
तो देखिएगा, तो हम पढ़ते हैं भारत की नागरिकता, तो देखिएगा भारत की नागरिकता के संदर्भ में देख रहे हैं। तो भारत में नागरिकता अधिनियम कौन सा पारित है? भारत में नागरिकता अधिनियम कौन सा पारित है? नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया, जिसका समय समय पर क्या हो रहा है? संशोधन हो रहा है। लेकिन नागरिकता कानून का अधिनियम क्या है? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये चीजें इसमें देखेंगे। इसमें भारत नागरिक तो संविधान के निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान में 4 श्रेणी में लोगों को भारत का नागरिक बना। कौन कौन सी है? एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और या 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है। तो पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो, इसके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। ठीक है? पहला कंडीशन क्या था? जब हमारे 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों में लोगों को नागरिक माना गया। कौन-कौन सा? पहला, भारत का मूल निवासी है और वह व्यक्ति भारत में निवासी है जो उनमें से जो जिसका जन्म भारत में हुआ, जिनके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ और जो संविधान लागू होने के तो 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है? ये हो गया। दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि उसके माता-पिता, दादा-दादी अविभाजित भारत में, तो अविभाजित भारत मतलब 1935 के भारत में, 1935 के अधिनियम की भारत की बात कर रहा है ना? मतलब आया हो तो और निम्न शर्तों में कोई एक भी शर्त को पूरा करता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब क्लियर चीज़ है ये? 19 पूर्व यदि वह जुलाई 1919 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, उसके प्रवसन की तिथि सामान्य भारत के निवास किया हो, यदि 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक उसको भारत में निवास करना होगा। ये आर्टिकल 6 की बात कर रहा है। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है? आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का नियमन करता है। ठीक है? तो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, जब 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हो रहा है तो कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, इसके संदर्भ में। ठीक है? और 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता में कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, उसके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? आर्टिकल 11 के तहत संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 11 के तहत जो है, क्या कहते, भारत का संसद जो है नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है। कानून का को अधिकार दिया गया है। नागरिकता के संदर्भ में सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है। पार्लियामेंट को ये राइट है कि नागरिकता के संदर्भ में क्या बना सकता है, वह कानून का निर्माण कर सकता है। ठीक है? क्लियर चीज़ है ये। तो कौन व्यक्ति भारत के 26 जनवरी, जब हमारे पास संविधान के लागू हुए तो 4 श्रेणियों के नागरिक जो है भारत के नागरिक हुए। पहला, जिनका जन्म भारत में, जिनके माता-पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो और जो संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष लगातार भारत में रह रहा हो। दूसरा, वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि उसके माता-पिता, दादा अविवाहित भारत में पैदा हुए हैं और दोनों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करते हैं और उसका जो माइग्रेशन है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया है, वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है? अब देखिएगा 19 आर्टिकल 7 क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, मतलब ये क्या है? व्यक्ति क्या है यह पाकिस्तान से भारत आया है। ये पाकिस्तान से भारत। एक तीसरा आर्टिकल 7 देखिएगा, इसमें समझिए चीजों को। आर्टिकल 7 क्या हो रहा है? 1 मार्च 1947 के बाद वह पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में पुनः भारत के लिए लौट आया तो भारत का नागरिक बन सकता है। उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है? प्रार्थना पत्र देगा कि 6 माह तक, और 6 माह तक उसको भारत में रहना पड़ेगा। तो भाई, मतलब कोई व्यक्ति अगर 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था और फिर बाद में माइग्रेशन के द्वारा फिर वो आता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा और तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है? एक व्यक्ति जिसके माता-पिता, दादा-दादी अविवाहित भारत में पैदा मतलब 1935 के अधिनियम के भारत में पैदा हुए हों, लेकिन उसके भारत से बाहर रह रहा हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत जो है, वो आवेदन करता है। यह व्यवस्था भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई थी।
आठ के तहत अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 यह उस समय की नागरिकता का प्रावधान करता है। हमारे संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, इसके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है। ठीक है। 26 जनवरी 1950 में कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा नहीं माना जाएगा, तो इसके संदर्भ में आर्टिकल क्या है? 5, 6, 7 और 8 है। आर्टिकल क्या कहा? तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक, मान लीजिए भारत का विभाजन हो रहा था, कोई व्यक्ति भारत पाकिस्तान में जो है, कोई व्यक्ति इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान वाले हिस्से का व्यक्ति अगर बोलता है कि नहीं मैं तो अविभाजित भारत का हिस्सा था, मैं मेरा मतलब जो विभाजन हुआ तो मेरा समय मेरा जो एरिया है कहाँ चला गया है, मेरा जो शहर है वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन मैं अभी विदेश में रह रहा हूँ, मैं भारत में रहने के इच्छुक हूँ, तो क्या करेगा वो? वहां से एप्लीकेशन दायर करेगा। ठीक है। और एप्लीकेशन देगा और उसको जो है भारत का नागरिकता अगर चाहता है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर जाएगी और उसे भारत का नागरिक प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो कुल मिलाकर नागरिकों की चर्चा की, जो भारत के मूल निवासी हो, व्यक्ति क्या हो, पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ, भारत से पाकिस्तान गया हो और लौट आया हो, और चौथा क्या था? भारतीय मूल का व्यक्ति बाहर आ रहा हो। मतलब आर्टिकल 5, 6, 7, 8 कैसे व्यक्तियों के बारे में बात करता है? तो ये बोलता है जब मतलब भारत का जो मूल निवासी है, तो भारत का आर्टिकल 35 बाई बर्थ जो भारत का मूल निवासी है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 6वां बात किया जाए तो वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहाँ आया है? पाकिस्तान से भारत आया है, उसकी नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किया जाए, वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया, भारत से पाकिस्तान चला गया मार्च 1947 और पुनः भारत आता है, पुनः भारत आता है, उसके नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान है। और ये क्या है? वह उस व्यक्ति के बारे में प्रावधान किया जाता है जो क्या है कि भारत से बाहर रह रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो और भारतीय मूल का व्यक्ति हो, मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति हो। ठीक है। उसके नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान है, फिर वो भी भारत का नागरिक माना जा सकता है। ठीक है। ठीक है। तो आप देखिएगा, और आर्टिकल 9 क्या बोल रहे हैं इसमें? आर्टिकल अगला, आर्टिकल 9 और 10 11 क्या है? आर्टिकल 9, 10 और 11। तो आर्टिकल 9 है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो भारत का नागरिकता नहीं माना जाए, जो स्वेच्छा से या किसी अन्य देश से की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। मतलब वह व्यक्ति जो अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर दिया है, नागरिकता का त्याग कर दिया, वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 10 क्या बोलता है देखिएगा? प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि संसद इस प्रकार के विधान का निर्माण करे, अनुच्छेद 8। ठीक है। मतलब नागरिकता कानून के तहत सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे, जैसा कानून में प्रावधान है, जैसा कानून में प्रावधान है। ठीक है। मतलब भारतीय भारतीय नागरिकता अधिनियम 1900, जो भी भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है। और आर्टिकल 11 क्या है ये? आर्टिकल 11 बोल रहा है कि मतलब संसद को ये अधिकार दिया गया है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या भारत की नागरिकता किसे दी जाएगी, या नागरिकता कानून में संशोधन करने का अधिकार किसको है? वो संशोधन करने का अधिकार केवल जो है किसको है? संसद को है। केवल किसको है? संसद को है। क्लियर चीज है ये। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, तो आर्टिकल 5 किसके अंदर में है? वह 26, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म जो है भारत में हुआ, बाई बर्थ भारत की नागरिकता। दूसरा, वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा जो पाकिस्तान से कहाँ आ गया? भारत में आ गया है, जुलाई 1948 दिया है। ठीक है। वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा आर्टिकल 7 के मतलब के लिए। वह व्यक्ति जो से पाकिस्तान चला गया था लेकिन फिर से भारत आ गया, तो बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या हो सकता है? वह रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अर्जी दिया है और 6 महीने से भारत में निवास कर रहा है, तो वह व्यक्ति को भारत को नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 8 बोलता है भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा, जो 26 जनवरी 1950 से पहले जो है भारत से बाहर रह रहे थे, लेकिन वो भारत की नागरिकता के लिए अर्जी देता है तो उसकी नागरिकता पर विचार किया जाएगा। 9वां, नागरिकता की समाप्ति की बात होता है, कौन व्यक्ति को भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? जो स्वेच्छा से क्या करता है? भारत की देश की नागरिकता को
त्याग देता है या दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है। ठीक है। आर्टिकल 10 नागरिकता कानून के तहत वे सभी व्यक्ति जो इस कानून के तहत फुलफिल करते हैं भारत के नागरिक माने जाएंगे। और 11वां क्या है कि नागरिकता कानून में सभी प्रकार के संशोधन करने का अधिकार किसको है? भारत की पार्लियामेंट को है। ये आपका आर्टिकल 11 बात करता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत में नागरिकता का अर्जन कैसा होता है। तो पहला हमने देखा भारत में नागरिकता का अर्जन कैसे हो रहा है, बाई बर्थ हो रहा है। ठीक, वंश के आधार पर हो रहा है। क्लियर चीज है ये, भारत में नागरिकता का अर्जन क्या है? तो बाई बर्थ है। तो भारत में नागरिकता का आधार क्या है, इसको हम देखते हैं। भारत में नागरिकता का आधार क्या है? पहला क्या है? भारत में नागरिकता का आधार पहला क्या है? क्या है? बाई बर्थ। बाई बर्थ, जन्म से। ठीक है। वे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे जिनका जन्म जनवरी 1950 से लेकर तक भारत में हुए हों। वो सभी व्यक्ति जनवरी 1950 से वो व्यक्ति सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ। क्लियर चीज है ये, ठीक है। ठीक, दूसरा क्या है? बाई बर्थ क्या है? 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत की सीमाओं के भीतर अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो क्या होगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा-सा जोड़ा गया, मतलब ये नहीं कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत के सीमा में आ रहा हो और उसके बच्चे का जन्म यहाँ नहीं। तो इसमें एक जोड़ दिया गया है कि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है? दूसरा, वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा किससे? मतलब वंशाक्रम से। किसके आधार पर? वंशक्रम के अनुसार से। वंशक्रम के अनुसार कैसे? तो 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त होगी यदि उसने जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक होंगे। क्लियर चीज है ये देखिएगा। वंश के आधार पर वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 उसके बाद परंतु तो 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत से बाहर हुआ हो, तो इस आधार पर भारत की नागरिकता बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक, पेरेंट्स या मदर, मदर या फादर, कोई भी एक क्या हो, मदर और फादर कोई भी क्या हो, एक भी भारत की नागरिकता लिया है तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो बाई बर्थ है। ठीक है। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर, मतलब वंश के आधार पर है कि वह व्यक्ति भी जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत की नागरिकता भारत के बाहर हुआ हो और बाहर हुआ हो और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक हो तो उसे भी नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर सकता है। ये तीसरा देखिएगा यहाँ पर, बाई पंजीकरण हमने देखा 3 आधार। तीसरा क्या देख रहे हैं हम? बाई रजिस्ट्रेशन। बाई क्या है? रजिस्ट्रेशन। तो बाई रजिस्ट्रेशन में क्या भारत सरकार क्या कर सकती है? बाई रजिस्ट्रेशन भी भारतीय मूल कोई को बायो रजिस्ट्रेशन में क्या करता है? वो नागरिकता प्रदान करता है। तो इसके लिए क्या शर्त है? पहला शर्त है, लिखिएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन ठीक पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो उसे नागरिकता दिया जाएगा। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत का बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। ठीक है। वह व्यक्ति जिसके भारतीय नागरिक से विवाह किया और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो और पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारत के नागरिकता के लिए भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु और क्षमता का हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। ठीक है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु अथवा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। ठीक है, उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। कोई व्यक्ति मतलब पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश का नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो और वह पंजीकरण को इस प्रकार आवेदन के 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि उसका जो माता पिता में से कोई भी व्यक्ति 1947 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के भूभाग में निवास करता हो। ठीक है। तो बाई रजिस्ट्रेशन बर्थ कैसे करते? भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति अथवा किसी भारत के नागरिक से विवाह करने वाला विदेशी भारत की नागरिकता अब ग्रहण कर सकता है, लेकिन पंजीकरण के समय उसको 5 वर्ष से अधिक समय से भारत में रहना होगा। वर्तमान में पंजीकरण के 10 वर्ष के लिए
के निवास और के अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। वह विदेशी जो भारत जो किसी सरकारी पद पर लगातार 5 वर्षों से कार्य कर रहा हो और या किसी रूप में भारत में से संबंधित हो, उसे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है। तीसरा है, नेक्स्ट है देशीकरण के द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान कर सकती है, यदि वो व्यक्ति क्या हो, योग्यता रखता हो। ये ऐसे देश संबंधित नहीं हो जहाँ नागरिक सांस्कृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तो देशीकरण बताओ, कोई भी विदेशी देशीकरण द्वारा यदि आवेदन देने के समय विगत 10 वर्षों तक निवासरत रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जा सकता है। ठीक है। और भूमि अधिग्रहण के द्वारा यदि भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र का अधिकार करती है, तो वहाँ और भारत के क्षेत्र के अंदर उसे अधिग्रहित करती है, तो वहाँ के निवासी भी भारत के निवासी माने जाएंगे। ठीक है। इस आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है। यही। तो भारत की नागरिकता का आधार क्या है? तो भारत की नागरिकता का आधार क्या है, देखिएगा। फिर से हम देखते हैं भारत की नागरिकता का आधार क्या है। पहला नागरिकता का आधार क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रत्येक व्यक्ति क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, बाई बर्थ भी हो सकता है। दूसरा, वंश के आधार पर अगर कोई व्यक्ति जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है, भारत से बाहर हुआ है, और उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है, तो वो भी भारत की नागरिकता के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है, भारत का नागरिक माना जा सकता है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए भारत सरकार से अपील करता है, तो भारत सरकार क्या कर सकती है? उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके अलग अलग क्या है? टर्म और कंडीशन है। क्लियर चीज। भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भारत के संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करना होगा, उसका चरित्र अच्छा होना होगा। यह भारत सरकार क्या करेगी? देखेगी। उसके आधार पर भारत की नागरिकता दिएगी। अगर भारतीय सीमा कोई विदेशी क्षेत्र है, वो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा, भारत का संसद उसको भारत के एक अभिन्न हिस्सा के रूप में मतलब शामिल करता है, एक अभिष्ट अंग के रूप में शामिल करता है, तो वहाँ पे निवासित करने वाले सभी व्यक्ति क्या होंगे? भारत के नागरिक माने जैसे पाए। क्लियर चीजें ये, ठीक है, माने जाएंगे। तो भूमि अधिग्रहण के माध्यम से गोवा और पौंडीचेरी हो गया। नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है? तो नागरिकता की समाप्ति क्या हो सकती है? कोई व्यक्ति अपने नागरिकता को इसकी समाप्त हो सकती है कैसे? स्वेच्छा के द्वारा। ठीक है। तो कोई भी भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु अथवा क्षमता का हो और ऐसी घोषणा के उपरांत वो भारत का नागरिक नहीं रहता, ठीक है, तो उसने स्वेच्छा से क्या कर दिया हो? अपनी नागरिकता का त्याग कर दिया हो। ठीक है। और कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय के लिए आवश्यक बर्खास्त कर सकता है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से उसने प्राप्त किया हो। नागरिकता उसकी हो सकती है, नागरिकता समाप्त हो सकती है, मतलब नागरिकता समाप्त होने का और सर क्या हो? उसने गलत कानून तरीके से नागरिकता अर्जित किया हो, संविधान के प्रति उसका अनादर करता हो, ठीक है, गैर कानूनी कार्यों में संलग्न हो। क्लियर चीजें ये। दो, मतलब पंजीकरण प्राकृतिक नागरिकता के आधार पर 5 वर्ष के दौरान किसी देश में 2 वर्ष का कैद हुआ हो और नागरिक सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे क्या हो सकता है? उसका नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, मतलब स्वेच्छा से त्याग कर सकता है विदेशी नागरिकता। मतलब कहने का मतलब है नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला क्या है? ये नागरिकता का त्याग वो क्या कर देता है? स्वेच्छा से कर देता है। दूसरा क्या हो सकता है? विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तीसरा, कभी उस पर देशद्रोह का आरोप लगता है। ठीक है। चौथा, देशद्रोही साबित होता है और गलत तथ्य या सूचना देकर क्या दिया है? गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण किया, गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण किया है। ठीक है। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं? उसकी नागरिकता को की समाप्ति की जा सकती है। उसकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। क्लियर चीजें, तो नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? आर्टिकल 5 देखा, आर्टिकल 6 देखा, आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 देखा, फिर 9, 10 और 11 देखा। क्लियर चीज है ये। कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उसका नागरिकता को उसको त्याग किया जा सकता है, उसका नागरिकता छीनी जा सकती है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगता है, तो या गलत तरीके से उसने नागरिकता ग्रहण किया है, कुछ पाकर रखा है, इस आधार पर क्या कर सकता है? उसको नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है।
तो नागरिकता से संबंधित जो है आर्टिकल क्या है, वो 6 से 7 है। अब बात करते हैं हम। देखिएगा भारत में कैसी नागरिकता है। भारत में जो है, भारत में नागरिकता कैसी है, भारत में जो नागरिकता कैसी है, वह एकल नागरिकता है, वह एकल नागरिकता कैसी है, नेकर भारत के प्रत्येक, अगर कोई व्यक्ति क्या होता है कि दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर जाता है, तो वह क्या कर सकता है, वह नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा कुछ व्यक्तियों को जो है दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। दोहरी नागरिकता दे रहा है भारत सरकार। ठीक है। दोहरी नागरिकता कुछ सर्टेन लिमिटेशन में जो है कुछ व्यक्तियों को क्या किया जा रहा है, दोहरी नागरिकता दिया जा रहा है। ठीक है। क्लियर चीज है ये। इसके लिए जो है 2003 में, इसके लिए क्या किया गया है, 2003 में एक कानून बनाया गया। इसमें लिखा, इसको नाम क्या, कानून का नाम क्या है, अप्रवासी भारतीय नागरिकता अधिनियम विधेयक पारित हुआ। ठीक है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, और उसमें अप्रवासी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। और उस समय जो है 16 देशों के नागरिकों को ओवरसीज ऑफ इंडिया नागरिकता 2004 में प्रवासी सिंघवी समिति की सिफारिश पर जो है ये अधिनियम पारित किया गया। लक्ष्मीमल सिंघवी जो है एक बहुत बड़े थे, समिति की, सॉरी, समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, वह को एक्ट दिया गया। नाम क्या था उसका एक्ट का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन नागरिकता 2004, और अप्रवासी भारतीय नागरिकता अधिनियम विधेयक पारित हुआ, और ये विधेयक जो है क्या क्या कानून में बन गया। ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो दोहरी नागरिकता प्राप्त करने वाले मूल व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, पीआईओस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यह पीआईओस कहा जाता है, पीपल ऑफ इंडियन ओवरसीज। ठीक है, कहा जाता है। तो इस संदर्भ में क्या किया गया, प्रवासी भारतीय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। और इसके उपलक्ष्य में हर साल जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, याद है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी, प्रत्येक साल जो है वो प्रत्येक तो 9 जनवरी को क्या हमें प्रवासी भारतीय दिवस मनाए, 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी सन 1915 को। और इसी डेट को, इम्पोर्टेंस को देखते हुए प्रत्येक साल जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। इसके तहत जो है प्रवासी भारतीयों को रहने और समुद्र अर्जित करने और पूंजी निवेश करने का अधिकार। तो देखिए भारत के संदर्भ में, जो में जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं वो दो प्रकार से है ना। जो भारतीय लोग जो विदेशों में हो रहे हैं, समझिए चीजों को, फिर हम, तो भारत से बाहर रहने वाला, भारत से बाहर रहने वाले लोग, भारत से बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो दो कैटेगरी के। ठीक है। पहला तो हम भारतीय मूल का बोलते हैं, काम क्या कहते हैं हम, भारतीय मूल का। फिर दूसरा एनआरआईज। एनआर एनआरआई जो है ये भारत के नागरिक ही हैं, ये भारत के नागरिक ही हैं ये, उन्होंने दूसरे देश को नागरिकता को नहीं अपनाया है। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन मतलब वो किसी काम के या किसी अन्य क्षेत्र कारणों से क्या गया, वो भारत के बाहर है। लेकिन जो पहला वाला भाग है, वो ये वाला भाग है, ठीक है, जो भारतीय मूल का मतलब इंडियन ओरिजिन, पीआईओ हम जिसको बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी इनके पूर्वज इंडिया की में रहते थे। और ये भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति हैं। भारतीय मूल के क्या है, यह विदेशी व्यक्ति कहते हैं। और ये लोग और ये क्या किए, दूसरे अपने प्रतिभा के बल पर दूसरे देशों में गए, वहां अपने प्रतिभा के बल पर ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर लिया, राजनीति में, उद्योग क्षेत्र में अपने को वृद्धि की। लेकिन इनके पूर्वज कभी ना कभी क्या है, वो इंडिया के निवासी थे। बाद में क्या किया उन्होंने, वो उन देशों की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, तो भारत की नागरिकता उनसे हट गई। ठीक है। लेकिन क्या है, वो इंडियन ओरिजिन लोग हैं, भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति हैं। उन लोगों के संदर्भ में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वह उन देशों के, मतलब वह भारतीय मूल के लोग जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, और अपने प्रतिभा के बल पर जो है अच्छे अच्छे पद को प्राप्त कर ले गए हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं। वह व्यक्ति भी भारत के आर्थिक विकास में क्या कर सकते हैं, अपना सहयोग दें। इस उद्देश्य से क्या किया गया, इन लोगों को जो है दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इसलिए कानून का निर्माण किया गया, और प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
क्लियर चीज़ है ये? देखिएगा यहाँ लाइफ मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, यह एक लाइफ टाइम वीजा है। यह विदेश में रहने वाले उन लोगों के लिए है जो 1950 के बाद भारत से गए, बशर्ते उन देशों की नागरिकता दोहरी नागरिकता की अनुमति हो। भारत की दोहरी नागरिकता कहा जाता है उस सीआई के तहत वो व्यक्ति जो है वोटिंग प्लस संविधान चुनाव लड़ने और प्राथमिक क्षेत्र तीनों को छोड़कर सभी प्रकार की नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। मतलब जो ओसीआई इन्हें उसके तहत व्यक्ति को वोटिंग मतलब कहने का मतलब है वह जो पीआईओ व्यक्ति हैं वो उन लोगों को क्या किया जा रहा है, दोहरी नागरिकता दी जा रहा है। भारत की नागरिकता दिया जा रहा है, लेकिन भारत की नागरिकता दिया जा रहा है क्या है, सर्टन लिमिटेशन में। क्या है, कुछ कुछ उसमें लिमिटेशन है क्या, कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में भाग नहीं ले सकते, कोई भी संवैधानिक पद भाग ग्रहण नहीं कर सकते, और तीसरा वो एग्रीकल्चर लैंड को परचेस नहीं कर सकते। यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, यहाँ की मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, बशर्ते ये नहीं कर सकते, कोई भी संवैधानिक पद को प्राप्त नहीं कर सकते, उनको वोटिंग अधिकार नहीं है, और एग्रीकल्चर लैंड को नहीं खरीद सकते। क्लियर चीज़ है ये? ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा गया है, मतलब इनके व्यक्तियों के लिए प्रवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय अधिनियम को शामिल किया गया है। ठीक है? ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, भारत के अर्थव्यवस्था में पैसा लगाकर लाभ भी अर्जित कर सकते हैं, जिससे उनका और भारत दोनों का विकास हो सकता है। ऐसी लोगों को आकर्षित करने के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्लियर चीज़ है ये? अब देखिएगा, अब ये वो सी मतलब ये जो कानून बना जिसके तहत जो है भारतीय नागरिकता कानून 2005 में क्या-क्या संशोधन किए गए, देखिएगा 2005 में क्या-क्या संशोधन किया जा रहा है। ठीक है? तो इसमें भारत और पाकिस्तान को दोहरी नागरिकता कभी नहीं दी जाएगी। ठीक है? भारतीय मूल के वे लोग जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर चले गए थे, ठीक है, जो स्वयं और उनके माता पिता 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से चले गए थे, जो उस भाव चालू रखते हैं जो 15 अगस्त 1940 को भारत का हिस्सा बना, उनके नाबालिग बच्चे जिनकी राष्ट्रीयता ऐसी देश की है जो दोहरी नागरिकता को अनुमति देती है, तो पंजीकरण के क्या होंगे, योग्य होंगे। ठीक है? अप्रवासी भारतीयों को संवैधानिक पद की मृत्यु, संसद विधानसभा का निर्वाचन मताधिकार और 16 के तहत सभी अधिकारों में समानता है। कृषि और भूमि सभी अधिकार अतिरिक्त भारतीय नागरिक को प्राप्त समस्त अधिकार होते हैं। ठीक है? यहाँ पर क्या नहीं, कृषि भूमि अधिकार नहीं मिलेगा इनको। ठीक है? ठीक है? मत देने का अधिकार नहीं मिलेगा इनको। संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकते ये। ये अप्रवासी भारत नहीं है, ये पीआईओस की बात हो रही है। ठीक है? ये किसकी बात हो रही है, पीआईओस की बात हो रही है। इन लोगों को नागरिकता का मतलब क्या अधिकार नहीं है, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है? संवैधानिक पदों पर निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते, मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है? अनुच्छेद 16 के तहत जो है अवसरों की समानता में सरकारी पदों को प्राप्त नहीं कर सकते, सरकारी पदों को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है? क्लियर चीजें ये? ठीक। ये कुछ संशोधन किए गए थे। ठीक है, तो भारत की नागरिकता के संदर्भ में आपने देखा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, यूनियन एंड टेरिटरी में देखा भारत क्या है, राज्यों का संघ है जिसका नाम क्या होगा, भारत और इंडिया होगा, इसको देखा। नए राज्यों की स्थापना की बात देखा। ठीक है, फिर वो भाग जो भारत को इस विदेशी क्षेत्र को अर्जित करता है तो भारत को आर्टिकल 2 के तहत वो भारतीय क्षेत्र में उसको क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। आर्टिकल 3 भारत की सीमाओं के अंदर राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, संविधान 4 मतलब जो भी नया राज्य बन रहा हो वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत नहीं मानी जाएगी, या यह ये क्या है, पार्लियामेंट्री साधारण बहुमत का विषय माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भाषा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात किया हमने। राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में अपना राज्यों का गठन के संदर्भ में पढ़ा। उसके बाद नागरिकता हम क्या देखे, आर्टिकल 5 से 11 तक भारत की नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान देखा। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के संदर्भ में देखा। फिर 9, 10, 11 की बात किया हमने, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो समय समय पर क्या हो रहा है इसमें संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, उसके संदर्भ में है। भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है वो हमने देखा।
कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है, कैसे प्राप्त किया जाता है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस को देखा, उसको मनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रवासी भारतीय अधिनियम क्या है, प्रवासी भारतीय अधिनियम के तहत जिन लोगों को नागरिकता दी जाती है उनको कुछ सर्टेन लिमिटेशन में दिया गया, उनको कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं सकते, चुनाव भाग में भाग नहीं सकते, कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते, और यहाँ के एग्रीकल्चर लैंड को परचेस नहीं कर सकते। भारत की इकोनॉमी में पैसा लगा सकते हैं, लाभ अर्जित कर सकते हैं, जिससे देश का और उसका दोनों का ही समान रूप से आर्थिक विकास हो। ठीक है, ये जो है आज हमने क्लास में देखा कि नागरिकता के संदर्भ में देखा। पहला तो है, पहला चैप्टर हमने देखा क्या, संघ और राज्य क्षेत्र देखा, और राज्य क्षेत्र देखा। ठीक है, और दूसरा जो है हमने नागरिकता के संदर्भ में क्लास को समझ। अगर आप लोगों को क्लास से समझ अगर क्या है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप उसको पूछ सकते हैं, क्लियर चीजें। अब देखिएगा 5 अगस्त, ये तो ऐसी 5 अगस्त को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद कर दिया गया था। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। कब हुई थी इसकी, 5 अगस्त को घोषणा हुई थी। ठीक है, और फॉर्म्ड कब हुए, 31 अक्टूबर 2000। क्लियर चीजें याद रख लीजिएगा चीजों को। ठीक है, क्लास को आप ज्वाइन कीजिए, और मेरे कोड UGM10 के साथ अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 10 का डिस्काउंट मिलता है। आप वीडियो को मतलब देखिए और सब्सक्राइब कीजिए।